इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस शेखर यादव की मुसीबतें बढ़ने वाली हैं। सुप्रीम कोर्ट तो पहले से ही जस्टिस यादव के उन बयानों पर गंभीर दिखाई दे रहा था, जिसमें जस्टिस यादव ने मुसलमानों को लेकर बेहद तीखा बयान दिया था, उन्हें कठमुल्ला और न जाने क्या क्या कहा था। सुप्रीम कोर्ट की कॉलेजियम ने जस्टिस यादव को तलब किया था, उनसे सार्वजनिक माफी मांगने को कहा था। कॉलेजियम में शामिल एक जज ने तो यहां तक कह दिया था कि जस्टिस यादव बंद कमरे में माफी मांगने को तैयार हो गए थे। बाद में जब कॉलेजियम ने सख्ती दिखाई तो उन्होंने सार्वजनिक रूप से भी माफी मांगने की बात कह दी, लेकिन बाद में वो अपने वादे से पलट गए। लेकिन सीजेआई संजीव खन्ना का रुख नहीं बदला और अब राज्यसभा के सभापति ने जस्टिस यादव के महाभियोग के नोटिस को सुप्रीम कोर्ट के साथ साझा किया है। इसके बाद से कहा जा रहा है कि जस्टिस यादव के खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। तो आज हम आपको बताएंगे कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज के खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया कैसे शुरू होती है और जस्टिस यादव कैसे मुश्किल में घिरते दिखाई दे रहे हैं। इसी सब पे चर्चा करेंगे हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। भारत में हाई कोर्ट के जज के खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया संविधान के अनुच्छेद 124(4) और न्यायपालिका अधिनियम के तहत निर्धारित है और इसी के चलते जस्टिस यादव के बयान को लेकर राज्यसभा में 55 सांसदों ने महाभियोग का नोटिस दिया था। महाभियोग का नोटिस लोकसभा या फिर राज्यसभा किसी भी सदन में दिया जा सकता है। लोकसभा में अगर ये नोटिस दिया जाता है तो लोकसभा के 100 सदस्यों की सहमति इस पर जरूर होती है। राज्यसभा के मामले में अगर ये संख्या 50 सांसदों की भी हो सकती है। राज्यसभा में 55 सांसदों ने महाभियोग प्रस्ताव पर सहमति जताई है, यानी नोटिस पर 55 सांसदों के साइन हैं और नोटिस के लिए जरूरी प्रक्रिया को ये पूरी भी कर रहे हैं। लेकिन फिर भी किसी भी जज के खिलाफ महाभियोग के लिए ये पर्याप्त नहीं है। महाभियोग का प्रस्ताव अगर राज्यसभा में पेश किया गया है तो राज्यसभा सभापति, और अगर लोकसभा में ये पहले लाया गया है तो लोकसभा के स्पीकर इस प्रस्ताव को सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट से साझा करते हैं। लेकिन इस बार राज्यसभा के उपसभापति की तरफ से इसे साझा किया गया है और इसके बाद प्रारंभिक जांच के लिए एक जांच समिति का गठन किया जाता है। समिति में सुप्रीम कोर्ट का एक जज, एक हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और एक विशिष्ट विधि विशेषज्ञ शामिल होते हैं। समिति जज के खिलाफ लगाए गए आरोपों की जांच करती है और अपनी रिपोर्ट देती है। इस समिति की रिपोर्ट से ही तय होता है कि महाभियोग का प्रस्ताव लाया जा सकता है या फिर इसे खारिज किया जाए। अगर समिति की रिपोर्ट में जज पर लगे आरोप सही पाए जाते हैं तब संसद में महाभियोग प्रस्ताव पेश किया जाता है। प्रस्ताव को पारित करने के लिए सदन के 2/3 बहुमत की आवश्यकता यानी कि जरूरत होती है। तो जिस सदन में महाभियोग का नोटिस दिया जाता था पहले उसी में इसे पेश किया गया था। इसके बाद प्रस्ताव पर चर्चा होती है, आरोपी जज को सफाई देने का मौका दिया जाता है और उसके बाद इस पर वोटिंग कराई जाती है और दोनों ही सदनों में यह प्रक्रिया अपनाई जाती है, यानी सदन कोई भी हो, चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो राज्यसभा हो, दोनों में एक ही प्रकार से यह प्रक्रिया की जाती है और सदन की सदस्य संख्या का 2/3 बहुमत से इसे पास कराना होता है। दोनों ही सदनों में 2/3 बहुमत से पास होने के बाद ही इसे राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है और इसके बाद राष्ट्रपति की मंजूरी की जरूरत होती है और उसके बाद संबंधित जज को उनके पद से हटा दिया जाता है। यानी सबसे जरूरी आखिर में होती है राष्ट्रपति की मंजूरी और उसके बाद ही कोई फैसला लिया जा सकता है। अब यहाँ ये भी सवाल उठ रहा है कि क्या जस्टिस शेखर यादव का बयान महाभियोग प्रक्रिया शुरू करने के दायरे में आता है? दरअसल सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों के लिए किसी भी कार्यक्रम में दिए गए बयान को लेकर कोई लिखित आचार संहिता बेशक नहीं है, लेकिन समय समय पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले और टिप्पणियां ये जाहिर करती हैं कि जजों का आचरण और वक्तव्य कैसा और क्या होना चाहिए। जस्टिस यादव की जब कॉलेजियम में पेशी हुई थी तब भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जज की टिप्पणी भले ही वो निजी कार्यक्रम में दी गई हो, इसका विशेष प्रभाव पड़ता है। निचली अदालतों के फैसले भी इससे प्रभावित हो सकते हैं, इसलिए जजों को मामले की सुनवाई या फिर निजी कार्यक्रम में कोई भी टिप्पणी करने से पहले उस पर विचार करना चाहिए। यानी साफ है कि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस यादव के मामले में कहा था उससे उनके खिलाफ महाभियोग प्रक्रिया शुरू करने का आधार बनता दिखाई दे रहा है। भारतीय संविधान अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी देता है, लेकिन अनुच्छेद 19(2) इस आधार पर उचित प्रतिबंध लगाने की अनुमति देता है, जिसमें कि कोर्ट की अवमानना को रोकने के लिए सीमाएं भी शामिल हैं। इस सिद्धांत का मतलब होता है कि एक बार जब भी कोई मामला कोर्ट में पहुंच जाता है तो सार्वजनिक टिप्पणियां जो कि न्यायाधीश के निर्णय को प्रभावित कर सकती हैं वो नहीं करनी चाहिए।
उसे धर्म, जाति या अन्य संरक्षित विशेषताओं के आधार पर विशिष्ट समूहों के विरुद्ध घृणा या फिर हिंसा को बढ़ावा देने वाले भाषण नहीं देने चाहिए। और ये बात जो है वो हर भारतीय नागरिक पर भी लागू होती है। हाईकोर्ट के न्यायाधीश आमतौर पर कानूनी सिद्धांतों, मौजूदा कानूनों की व्याख्याओं और सार्वजनिक हित के मामलों के बारे में सार्वजनिक रूप से बोल सकते हैं, लेकिन उन्हें लंबित मामलों पर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। विवादास्पद मुद्दों पर व्यक्तिगत राय व्यक्त नहीं करनी चाहिए। चल रहे मुकदमे में शामिल विशिष्ट व्यक्तियों या फिर पक्षों की आलोचना नहीं करनी चाहिए या ऐसे बयान नहीं देने चाहिए जो कि संभावित रूप से उनके समक्ष किसी मामले के परिणाम को प्रभावित कर सकते हो। उनके सार्वजनिक वक्तव्य तटस्थ रहने चाहिए और उनमें किसी भी प्रकार का पक्षपात नहीं दिखना चाहिए। तो अब हम आपको जस्टिस यादव का वो बयान भी बताते हैं जिसे लेकर सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने नाराजगी जाहिर की थी और जस्टिस यादव के खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया अब शुरू होती दिखाई दे रही है। ये मामला है 8 दिसंबर 2024 का, जब विश्व हिंदू परिषद के विधि प्रकोष्ठ की तरफ से एक कार्यक्रम आयोजित किया गया और इस कार्यक्रम में न्यायमूर्ति शेखर यादव शामिल होने पहुंचे थे और उन्होंने यूनिफॉर्म सिविल कोड का समर्थन किया था। और उन्होंने कहा था कि आपको ये भ्रम है कि अगर एक कानून यानी यूसीसी लागू किया गया तो ये आपकी शरीयत, आपके इस्लाम और आपके कुरान के खिलाफ होगा। लेकिन मैं एक और बात कहना चाहता हूं, चाहे वो आपका पर्सनल लॉ हो, हमारा हिंदू लॉ हो, आपकी कुरान हो या हमारी गीता हो, हमने अपनी बुराइयों को दूर किया है। हिंदू धर्म में छुआछूत सहित कई कुरीतियों को समाप्त कर दिया गया है, यानी कि खत्म कर दिया गया है। फिर आप बहुविवाह को क्यों नहीं छोड़ रहे कि पहली पत्नी होते हुए भी 3 और शादियां कर सकते हैं बिना उसकी सहमति के? ये स्वीकार्य नहीं है। जस्टिस शेखर कुमार यादव ने विवादित बयान देते हुए कहा था कि देश की व्यवस्था बहुसंख्यकों के हिसाब से चलेगी। उनका कहना था कि परिवार भी बहुमत के हिसाब से चलता है, तो देश इस तरह चलाने में क्या गलत है। इसके अलावा उन्होंने मुस्लिमों के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी की थी और कठमुल्ला शब्द का भी प्रयोग किया था और इसे लेकर ही विवाद छिड़ गया था। विवाद बढ़ने पर मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने भी इसे संज्ञान में लिया। जस्टिस शेखर यादव को इसके बाद तलब किया गया। बाद में सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश अरुण भंसाली को पत्र लिखकर मुद्दे पर जस्टिस यादव की प्रतिक्रिया मांगी थी। अपने जवाब में भी जस्टिस यादव ने कहा कि वो अपनी टिप्पणी पर कायम है, जो कि न्यायिक आचरण के किसी सिद्धांत का उल्लंघन नहीं करती है। लेकिन अब जस्टिस शेखर यादव मुश्किल में घिरते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से जस्टिस यादव मामले में जानकारी सुप्रीम कोर्ट को जगदीप धनखड़ ने भेजी है, उसके बाद से यह साफ हो गया है कि उनके पद पर अब संकट आ चुका है। संसद के बजट सत्र में ही उनके खिलाफ महाभियोग की कार्रवाई संसद में शुरू हो सकती है। तो रिपोर्ट आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए टीवी लाइव। नमस्कार।